वायुमंडल का अध्ययन मेरे साथ कर रहे हैं। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने जो बात की थी वो की थी वायुमंडल क्या है के बारे में, वायुमंडल क्या है, और दूसरी चर्चा हम कर रहे थे वायुमंडल के संगठन के बारे में। तो इस संगठन में हमने बात की कि ये जो वायुमंडल है वो प्रमुख रूप से गैसों से, दूसरे जलवाष्प, और तीसरे नंबर पर हमने बात की कि ये धूल के कण इनसे बना है। धूल के कणों को हमने एक नाम दिया, क्या? एरोसॉल्स। ये बात हमारी पिछली कक्षा में हुई थी और वहीं पर हमने बात की किनके बारे में? गैसों के बारे में। कि सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की बात की, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन के बाद हमने ऑर्गन की बात की, ऑर्गन के बाद हमने CO2 की बात की, और उसके बाद में फिर हमने O3 ओजोन की बात की। तो ये बातें हम कर चुके थे। इसके अलावा नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, है ना, हीलियम, हाइड्रोजन, H2O आपने सुना है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर के ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलकर जल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर पाई जाती है ना। तो इस तरह से हमने गैसों के बारे में पिछली कक्षा में जाना था। अब हम बात करेंगे गैसों के बाद दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा बिंदु जो है वायुमंडल के संगठन का, कौन सा है? वो जलवाष्प है। तो देखिए जलवाष्प के बारे में जानते हैं कि जलवाष्प क्या है। तो पहली बात कि इस वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी और परिवर्तनशील, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी और परिवर्तनशील कारक कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपका जलवाष्प है। कौन सा है? जलवाष्प। हम यहाँ वायुमंडल के संगठन में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो जलवाष्प के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये याद रखना है। तो जलवाष्प की पहली विशेषता तो ये हो गई कि ये वायुमंडल का सबसे ज्यादा अस्थायी और परिवर्तनशील तत्व है। दूसरी बात, जलवाष्प की भिन्नता पाई जाती है, और वो जो भिन्नता होती है वो स्थानिक भी हो सकती है और कालिक भी हो सकती है। कहने का मतलब कि एक स्थान पर तो जलवाष्प ज्यादा हो सकती है और दूसरे स्थान पर जलवाष्प कम हो सकती है। ये तो क्या हो जाएगी? स्थानिक भिन्नता। कालिक मतलब समय की, कि किसी एक स्थान पर कभी तो ज्यादा हो सकती है और कभी कम हो सकती है। तो जलवाष्प के बारे में एक तीसरा फैक्ट ये है कि इसका जो आयतन है वो वायुमंडल में कभी भी 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर पूरी तरह से जलवाष्प, जितनी क्षमता है जलवाष्प के बनने की प्रकृति में, पृथ्वी में, अगर उस पूरी क्षमता से बनकर के और वायुमंडल में आए, तब भी वो कुल वायुमंडलीय भार का 5% से ज्यादा, आयतन का 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब वो इससे ज्यादा स्थान वायुमंडल में नहीं घेर सकती। तो आपको याद रखना है कि अधिकतम आयतन कितना हो सकता है? ये है नहीं, हो सकता है, क्योंकि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि अस्थायी तत्व है, परिवर्तनशील तत्व है। कभी होता है कभी नहीं होता है, मतलब अस्थायी है, और कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, मतलब परिवर्तनशील है। लेकिन जब हाईएस्ट होता है तो उस समय वो किसी भी हालात में 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद वायुमंडल में इस जलवाष्प का जो 90% है, कितना? 90%, वो केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही आ जाता है। ऐसे समझें हम कि पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर जाओगे, अब यहां पर तो महासागर हैं भाई, जलवाष्प का स्रोत क्या है? प्रमुख रूप से जल, और जल ज्यादा कहां है? तो महासागरों में। तो सूर्य की किरणें जब इन महासागरों पर पड़ती हैं तो यहां से जलवाष्प बनती है। तो अब जलवाष्प नीचे से ऊपर की ओर ही तो जाएगी, तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए नीचे ज्यादा मात्रा होगी जलवाष्प की, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो कम होती चली जाएगी। तो जलवाष्प के लिए ये कहा जाता है कि इसका जो 90% है, 90% भाग जो है वो केवल कितनी ऊंचाई तक? 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिल जाता है। तो जलवाष्प का 90% भाग वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस जलवाष्प को हम पृथ्वी का कंबल कहते हैं। यह भी याद रखने लायक बात है, पृथ्वी का कंबल। जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। कंबल कैसे? कि सर्दियां होती हैं तो आप कंबल ओढ़ते हो तो वो अंदर गर्मी मेंटेन कर लेता है। तो ऐसे ही जलवाष्प के लिए कहा जाता है
कि जैसे हमने बात की CO2 के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूर्य की किरणों के लिए तो पारदर्शी, जबकि पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी है। उसी तरह से ये जो जलवाष्प है वो सूर्य के तापमान को या पार्थिव विकिरणों से प्राप्त तापमान को थोड़ा सा अपने में संजो लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जब ये अवशोषित कर लेती है उस तापमान को तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो ही क्या कह दिया जाता है, पृथ्वी का कंबल। याद रखें, CO2 के इफेक्ट अलग हैं, इसके इफेक्ट कम समय के लिए होते हैं और एक क्षेत्र विशेष में होते हैं। तो पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है ये आपको याद रखना है। तो पृथ्वी का कंबल किसको कहा जाता है, कि जलवाष्प को कहा जाता है। जबकि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो वो हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा, क्योंकि वायुमंडल में ही तो जीवन है। अगर वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच तो वायुमंडल है। यहां पृथ्वी का कंबल की बात हो रही है, और पृथ्वी का कंबल क्या है, तो वो है आपकी क्या, जलवाष्प। आगे ये जलवाष्प जो है हमने बताया कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका 90% पाया जाता है। ये नीचे सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये कम होती जाती है। तो एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से वायुमंडल का जो दूसरा संघटक है, जो दूसरा निर्माणकारी तत्व है, क्या, जलवाष्प, ये पूरा होता है। एक बार फिर से, जलवाष्प जो है वो एक अस्थायी और परिवर्तनशील तत्व है, या हम कहें कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी और सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व कौन सा है, तो वो जलवाष्प है। इसमें स्थानिक और कालिक भिन्नता पाई जाती है। 2 स्थानों पर अलग अलग मात्रा हो सकती है, या एक ही स्थान पर 2 अलग अलग समयों में अलग अलग मात्रा हो सकती है। अधिकतम आयतन वायुमंडल में इसका कितना हो सकता है, तो वो 5% हो सकता है। 90% जो है ये कहाँ तक पाई जाती है, 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका एक और नाम क्या है, तो पृथ्वी का कंबल इसको कहा जाता है, क्योंकि ये तापमान को मेंटेन करती है, मेंटेन रखती है, बनाए रखती है। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी होती जाती है। ये फैक्ट्स आपको जलवाष्प के संबंध में याद होने चाहिए। वायुमंडल का तीसरा कारक जो है, तीसरा तत्व जो है, वो है क्या, गैसें, सॉरी गैसें नहीं, गैस, जलवाष्प और उसके बाद धूल के कण, और धूल के कणों को ही क्या कहते हैं हम, एरोसॉल्स। तो एरोसॉल्स की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। हम यहाँ एरोसॉल्स की बात करेंगे। एरोसॉल्स मतलब धूल के कण। धूल के कण, नमक के कण, बहुत से तरल पदार्थ भी होते हैं, उन सबको मिला करके जो वायुमंडल में ये लटके रहते हैं, इनको कहा जाता है क्या, धूल के कण या एरोसॉल्स कहा जाता है। तो पहली बात तो ये कि वायुमंडल में निलंबित मतलब लटके हुए, है ना। वायुमंडल में निलंबित जो कणिक पदार्थ होते हैं, कणिक पदार्थ, इन कणिक पदार्थों को एरोसॉल्स कहा जाता है। तो कणिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, एरोसॉल्स कहलाते हैं। इन एरोसॉल्स को एक दूसरा नाम और दिया जाता है, आर्द्रता ग्राही नाभिक। आर्द्रता ग्राही नाभिक। अब देखो, आर्द्रता ग्राही नाभिक क्यों कहते हैं। वायुमंडल में जो जलवाष्प जाती है, आपको पता है उस जलवाष्प की वजह से ही बादल बनते हैं और उन्हीं से बारिश होती है। तो बादल बनने के लिए, मतलब जलवाष्प के संघनन के लिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है, एक ऐसा कण चाहिए होता है जिस पर जाकर के जलवाष्प के कण, जलवाष्प जो है वो चिपक जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो धूल के कण होंगे, जो कणिक पदार्थ होंगे, उन पर सब पर जाकर के क्या चिपक जाएगी, जलवाष्प चिपक जाएगी। तो इस जलवाष्प को, इस आर्द्रता को ये यहाँ वायुमंडल में ग्रहण करते हैं। मतलब इन कणों के पास में जो ये निलंबित कणिक पदार्थ हैं, इन कणिक पदार्थों के पास में आकर के जलवाष्प क्या होती है, संघनित होती है। और जलवाष्प के संघनित होने से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और इन बादलों से ही फिर क्या होती है, वर्षा या हिमपात होता है। तो आर्द्रता को अपने अगल बगल ये चिपका लेते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, आर्द्रता ग्राही नाभिक कहा जाता है कि आर्द्रता को, जलवाष्प को ग्रहण करते हैं।
तो पहला पॉइंट, वायुमंडल में निलंबित जो कणिक पदार्थ होते हैं उन सबको मिलाकर के क्या कहा जाता है? एरोसोल्स कहा जाता है। इन एरोसोल्स को ही एक और नाम दिया जाता है क्या? आर्द्रताग्राही नाभिक। तो आर्द्रताग्राही नाभिक क्यों कहते हैं? कि जब जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर जाती है तो इन कणों के चारों तरफ चिपक करके संघनित होती है और उससे बादल बनने के बाद में वर्षा या हिमपात जो होना होता है वो होता है। अगली बात, ये आर्द्रताग्राही नाभिक जब वायुमंडल में होते हैं तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं, जैसे ये आर्द्रता, ये नाभिक हैं या हम कहें कण हैं, तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं और इन पर आकर के टकराती हैं तो इनका प्रकीर्णन, एक शब्द तो क्या? प्रकीर्णन, और दूसरा है परावर्तन। तो इनका से मतलब सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, मतलब आकर के इस पर टकराएगी और फैलेगी, तो प्रकीर्णन का मतलब फैलाव हो गया, और परावर्तन मतलब उनको वापस भी लौटा देते हैं। तो आर्द्रताग्राही नाभिक या जो एरोसोल्स होते हैं वो सूर्य से आने वाली किरणों का प्रकीर्णन और परावर्तन करते हैं, और इस प्रकीर्णन और परावर्तन करने के कारण ही आपको यह मालूम है कि इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष के जो 7 रंग हम देखते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों का प्रकीर्णन और परावर्तन करती हैं कौन? एरोसोल्स। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो उसका जो रंग है किसका? सूर्य का, वो लाल या नारंगी जैसा दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंद्रधनुष के 7 रंगों का दिखाई देना, सूर्य का उदय और अस्त होते समय लाल या नारंगी रंग का दिखाई देना, ये सब किसके प्रभाव हैं? तो ये सब प्रभाव हैं किसके? इस एरोसोल्स के, क्योंकि इस एरोसोल्स पर क्या होता है? सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन और परावर्तन होता है। इसके अलावा ये जो एरोसोल्स हैं धूल के कण हैं। अब जहां स्थल है, रेत है, वहां तो वायुमंडल में धूल उड़ जाएगी, लेकिन जो समुद्री भाग हैं, समुद्र जलीय भाग जो हैं, तो वहां पर कहां से आएंगे ये? तो वहां पर धूल के कण न पाए जा करके लवणता होती है समुद्र के अंदर, और उस लवणता से फिर वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं? नमक के कण पाए जाते हैं। तो ये नमक के कण जो पाए जाते हैं वो किसका प्रभाव होते हैं? वहां समुद्रों में पाई जाने वाली लवणता का। तो समुद्रों में पाई जाने वाली लवणता जलवाष्प के द्वारा जब जाती है ऊपर तो उसमें नमक के कण बन जाते हैं। तो इस तरह से नमक के कण भी किसके अंदर शामिल किए जाते हैं? तो एरोसोल्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। हम यहाँ धूल के कण पढ़ते हैं, लेकिन धूल के कण के साथ वो नमक के कण भी हो सकते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर से बहुत सारी राख, कालिमा वगैरह निकलती है, धुआं निकलता है बहुत सारा, तो ये सब जाकर के क्या है? एरोसोल्स कहलाते हैं। कहाँ पर? वायुमंडल में। इसके बाद इन कणों की अगर बात करें, कौन से? एरोसोल्स की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। देखो, पहला प्रकार जो है वो है पार्थिव कण। पार्थिव कण, यहां पार्थिव का मतलब है पृथ्वी से। किससे है? पृथ्वी से। तो जो कण पृथ्वी से वायुमंडल में जाते हैं उन्हें तो क्या कहा जाता है? पार्थिव कण कहा जाता है। एक और प्रकार के कण होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्या? ब्रह्मांडीय कण। ब्रह्मांडीय कण। तो 2 प्रकार के हैं एरोसोल्स, एक तो पार्थिव कण और दूसरे ब्रह्मांडीय कण। अब देखो, पार्थिव कण क्या होते हैं? धरातल से ऊपर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो कण पाए जाते हैं, जिनका स्रोत क्या है? पृथ्वी है। इन पार्थिव कणों का स्रोत क्या है? पृथ्वी। धरातल से उड़ करके ये कण पहुंचते हैं, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते। कितनी ऊंचाई तक जाते हैं ये? 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तो इसलिए पार्थिव कण इन्हें कहा जाता है। देखें, दूसरे टाइप के जो होते हैं, कौन से? ब्रह्मांडीय कण। ये ऊपर की ओर 50 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 50 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर। इनका स्रोत जैसे पृथ्वी है, इनका स्रोत क्या है? ब्रह्मांड है। क्या है इनका स्रोत? ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड इनका स्रोत कैसे है? ब्रह्मांड के ये कण यहाँ कहाँ से आए? तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे पिंड होते हैं, उल्का पिंड वगैरह आपने नाम सुने हैं। तो वो क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के और पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो रास्ते में आते हुए वो जलते हैं, जिन्हें आप देखते हो लगता है कि जैसे तारा टूट रहा है, ऐसी बातें हम करते हैं। तो वो वास्तव में क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं, लेकिन मार्ग में ही वो जल जाते हैं। तो इस तरह से उन
आकाशीय पिंडों के जो कण होते हैं वो 50 किलोमीटर से ऊपर ऊपर पाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कौन से? ब्रह्मांडीय धूल के कण, ब्रह्मांडीय कण। तो एरोसॉल्स दो प्रकार के, पार्थिव और ब्रह्मांडीय। अब इन ब्रह्मांडीय कणों से संबंधित एक बात, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने या नहीं भी सुना हो, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। यहां देखें क्या है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, क्लाउड मीन्स तो बादल होता है, निशादीप्त बादल कहते हैं इनको। क्या? निशादीप्त बादल, रात में दिखाई देने वाले निशादीप्त बादल, लेकिन हमेशा नहीं दिखाई देते, कभी कभार ऐसा होता है। तो ये जो ब्रह्मांडीय धूल के कण हैं, इन पर जलवाष्प जब चिपकती है, ब्रह्मांडीय धूल के कण भी क्या कहलाएंगे? नाभिक कहलाएंगे। लेकिन ये कहाँ है? सतह से 50 किलोमीटर ऊपर। अब यहाँ आकर के जलवाष्प संघनित होकर के एक बादल का निर्माण करेगी, तो उस बादल को क्या कहा जाता है? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहा जाता है। लेकिन जलवाष्प यहाँ आएगी कहाँ से? क्योंकि ये धरातल है और धरातल से ऊपर मान लो यहाँ पर आया 5 किलोमीटर, तो 90% जलवाष्प तो यहीं खत्म हो जाती है। तो इतना ऊपर, कितना? यहाँ से ऊपर 50 किलोमीटर से भी ऊपर जलवाष्प आएगी कहाँ से? तो उसके लिए क्या होता है कि कभी कभी जब वायु का ऊर्ध्वाधर गमन होता है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा न्यून वायुदाब हो जाता है, तो यहाँ पर जो वायु राशि है इस जगह पर धरातल पर, वो वायु राशि उठ जाती है ऊपर की ओर, और ऊपर उठते हुए वो जैसे क्षोभ मंडल को पार करके थोड़ा सा और ऊपर निकल गई, तो यहाँ उसको मिलती है क्या? ओजोन। तो ओजोन सूर्य की किरणों को, सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो इसलिए इस जगह में जो ओजोन पाई जाती है वो होती है कैसे? गर्म। तो जब यहाँ की जलवाष्प गर्म वायु के साथ एकदम से ऊर्ध्वाधर गमन करके ऊपर की ओर जाती है और क्षोभ मंडल को पार करके, क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक है औसतन, तो क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच, तो इस ओजोन के संपर्क में आती है। ये ओजोन गर्म होती है पहले से परावैंगनी किरणें अवशोषित करने के कारण, तो इस ओजोन के संपर्क में आने से ये जलवाष्प और गर्म होकर और ऊपर उठ जाती है। अब यहाँ आते आते पहुँच जाती है कितने पर? 50 पर। और इस जगह में क्या है? ये आर्द्रताग्राही नाभिक हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांडीय धूल के कण। ये ऊपर से आए हैं ना, इसलिए ब्रह्मांडीय। जो यहाँ होते हैं नीचे की तरफ, वो कौन से होते हैं? पार्थिव, जो क्षोभ मंडल के अंदर ही होते हैं 12 किलोमीटर तक। तो इन ब्रह्मांडीय धूल के कणों के पास में जब ये जलवाष्प पहुंच जाती है, आप ध्यान रखेंगे कैसे पहुंचेगी। यहाँ नीचे से तप्त वायु के संपर्क में जब ये आएगी, न्यून वायुदाब, बहुत न्यून वायुदाब जब यहाँ होगा, तो ये ऊर्ध्वाधर गमन करके ऊपर की ओर जाएगी। क्षोभ मंडल को पार करके 15 से 35 किलोमीटर के बीच में जो ओजोन पाई जाती है उसके संपर्क में आकर के और गर्म होगी, और गर्म होकर के फिर ऊपर उठ जाएगी। और कहाँ आ जाएगी? ये मध्य मंडल में आ जाएगी। कहाँ आएगी? मध्य मंडल में। और जैसे ही ये मध्य मंडल में आएगी, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ब्रह्मांडीय धूल के कण। इन ब्रह्मांडीय धूल के कणों के साथ संघनित होकर के किसका निर्माण करेगी? बादल का निर्माण करेगी। और इन बादलों को ही क्या कहते हैं? निशादीप्त बादल या नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो हैं वो ब्रह्मांडीय धूल के कणों के पास बनते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? 50 किलोमीटर से ऊंचाई पर। और मध्य मंडल में निशादीप्त बादल या नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने तीसरा जो पॉइंट है, एरोसॉल्स या धूल के कण, इनके बारे में जाना। एरोसॉल्स क्या होते हैं, धूल के कण क्या होते हैं? तो वायुमंडल में जो निलंबित कणीय पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एरोसॉल्स कहा जाता है, धूल के कण कहा जाता है। इसके अलावा सौर विकिरण जब आते हैं तो उनका प्रकीर्णन और परावर्तन ये करते हैं, तो उसकी वजह से सूर्य का उदय और अस्त होते समय रंग लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष के 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। जब जलवाष्प ऊपर की ओर आती है वायुमंडल में, तो ये आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। आर्द्रताग्राही नाभिक इनको कहते हैं अपन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जलवाष्प आकर इनके चारों ओर जमकर संघनित होकर के बादलों का निर्माण करती है, जिससे कि वर्षा होती है। और आगे चल करके हमने बात की कि सागरों के ऊपर जो है वो नमक के कण ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? कि समुद्रों में होती है लवणता। तो इस लवणता के भाप बन करके ऊपर आने से यहाँ वायुमंडल में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं नमक के कण। इसके अलावा 2 प्रकार इनके आप लोगों ने देखे, कौन कौन से? पार्थिव और ब्रह्मांडीय। पार्थिव 12 किलोमीटर तक, ब्रह्मांडीय 50 किलोमीटर से ऊपर। ब्रह्मांडीय कणों के आसपास जब जलवाष्प पहुंचती है तो उससे निर्माण होता है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स का या निशादीप्त बादल का। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट वायुमंडल क्या है पिछले वीडियो में पूरा हो चुका था। अब वायुमंडल का संगठन, जिसमें हमने आज बात की किन किन के बारे में? जलवाष्प और धूल के कणों के बारे में। गैसों की बात इससे पहले वाले वीडियो में हो चुकी है।
तो आगे की कक्षाओं में हम वायुमंडल के स्तरीकरण के संबंध में चर्चा करेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। थैंक यू।